आज के क्लास में हम लोग उत्परिवर्तन एवं जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। तो उत्परिवर्तन का मतलब हम लोग पहले से भी जान चुके हैं कि डीएनए में अचानक कोई परिवर्तन आता है जिससे जीवों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को अचानक से मिल जाता है, उसी को हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 20 टाइप का अमीनो अम्ल बनाना रहता है, जिसमें हम लोग को जेनेटिक कोड कितना क्रिएट किया जाता है, तो 64 के जेनेटिक कोड क्रिएट किया जाता है। तो इसमें आज के बारे में उत्परिवर्तन के बारे में इसमें क्या दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्परिवर्तन के बारे में आपने विस्तृत रूप से पिछले अध्याय में पढ़ा है। तो उस उत्परिवर्तन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, पिछले वाला चैप्टर में। इसके अध्ययन से डीएनए एवं जीन के बीच आपसी संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है। डीएनए और जीन के बीच में हम लोग संबंध को समझना है। डीएनए और जीन के बीच में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं किससे? उत्परिवर्तन से। उत्परिवर्तन से हम लोग पहले से ऐसे भी जानते हैं, डीएनए के खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के खंड को ही हम लोग जीन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन में डीएनए के उत्परिवर्तन आणविक स्तर पर होता है। तो डीएनए का उत्परिवर्तन किस पर होता है? आणविक स्तर। आणविक स्तर मतलब कि जो अणु हम लोग पढ़ते हैं उसमें कोई परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। यह एक ट्रिपलेट कोड या केवल एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर आने से संभव होता है। अभी ये जो उत्परिवर्तन होता है किस कारण से होता है? ट्रिपलेट कोड हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे ये 3 कोड का जरूरत पड़ता है। 4 हम लोग नाइट्रोजनी क्षार होता है, लेकिन एक बार एक साथ 3 रहता है, एक उसी से जेनेटिक कोड बनता है। उसी कोड के बारे में हम लोग उसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। जैसे AGU भी हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग ट्रिपलेट कोड बोलते हैं। तो इसी में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। यह न्यूक्लियोटाइड में अंतर कुछ हो जाता है जिसके कारण ये देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य में अंतर पड़ जाता है। जो कि जीन का कार्य होता है वो अलग कुछ करने लगता है अगर इसमें परिवर्तन होता है तो। इसके अन्य उदाहरण को से समझा जा सकता है। बीटा कोलोबिन श्रृंखला के जीन के एक नाइट्रोजनी बेस जोड़े में परिवर्तन होने से ग्लाइटोमेट अमीनो अम्ल वैलिन में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी हम लोग बोल रहे थे कि परिणाम स्वरूप कार्य में अंतर पड़ जाता है अगर उसके जीन में कोई परिवर्तन, जीन के जो ट्रिपलेट कोड होता है उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तब। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में जो जीन होता है, नाइट्रोजनी बेस के जोड़े में परिवर्तन हो जाता है। जो नाइट्रोजनी बेस का जोड़ा होता है उसी में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। होने से ग्लाइटामेट अमीनो अम्ल वैलिन में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके अमीनो अम्ल में उसके कारण, अब देखो अमीनो अम्ल क्या होता है? वही जो ट्रिपलेट कोड लेके आता है उसी कारण अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अब ऑब्वियस है कि उसमें परिवर्तन होगा तो अमीनो अम्ल में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसके चलते दात्र कोशिका अरक्ता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब देखो इसी में परिवर्तन होने के कारण दात्र कोशिका अरक्ता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे तो वही एक रोग उत्पन्न हो जाता है, दात्र कोशिका अरक्ता रोग उत्पन्न होता है। तो यही चीज़ हमें बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जब डीएनए में हम लोग देखते हैं जो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल का निर्माण कौन करता है? जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वही ट्रिपलेट रूप में आता है और अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। वही ट्रिपलेट रूप में अगर परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण उसके जीनों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण अलग अलग हम लोग को उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसमें हम लोग एक रोग उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है, दात्र कोशिका अरक्ता रोग हम लोग को देखने को मिलता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में किसी एक नाइट्रोजनी क्षार में निवेशन या विलोपन से फ्रेम विस्थापन पर उत्परिवर्तन होता है। अब देखो एक फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। ये किस कारण से होता है? तो इसमें क्या होता है? या तो नाइट्रोजनी क्षार एक बढ़ जाएगा या नाइट्रोजनी क्षार में एक विलोपन हो जाएगा। निवेशन मतलब एक या तो बढ़ जाना या विलोपन मतलब ख़त्म हो जाना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो नाइट्रोजनी क्षार में वृद्धि हो जाएगा या नाइट्रोजनी क्षार में कमी आ जाएगा, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। इसको हम लोग एक उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम विस्थापन। इससे जीन उत्परिवर्तन होगा एवं इस संबंधित जीन से बनने वाले प्रोटीन में
परिवर्तन हो जाता है। इससे संबंधित जीन में बनने वाले प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है। अब वही है कि इससे संबंधित जो जीन होते हैं उसमें बनने वाले जो प्रोटीन होता है उसी में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन होता क्या था कि किसी विशेष प्रकार के एक परिवर्तन किसी जीव में देखने को मिलता था, अचानक से कोई एक परिवर्तन देखने को मिलता था। अब ये पता चला कि किस कारण से होता है, तो उसमें जो अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल बनता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। अमीनो अम्ल जो बनता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसको ट्रिपलेट कोडॉन बनाता है। इसी प्रकार का ट्रिपलेट कोडॉन बनाता है। हम लोग 64 प्रकार के ट्रिपलेट कोडॉन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। इसी में परिवर्तन होने के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके जीनी स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आगे दिया हुआ है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि मतलब प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी देख रहे थे, प्रोटीन का निर्माण के लिए इसका 2 चरण बताया जाता है। एक तो पहले आरएनए का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और तब जाके आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तब आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। डीएनए के आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरित को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए के पास जो आनुवंशिक सूचना होता है, डीएनए के पास जो आनुवंशिक सूचना होता है वही किस में ट्रांसफ़र होता है? तो एमआरएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है। एमआरएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है। एमआरएनए में सूचनाओं को एमआरएनए में स्थानांतरित करना या भेजना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया डीएनए के द्विगुणन से मिलती जुलती होती है। जैसे डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन कहीं भी बोला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एक डीएनए से नए डीएनए का निर्माण, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होना ही द्विगुणन कहलाता है इंग्लिश में। और इंग्लिश में हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से हम लोग जानते थे। इंग्लिश में हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जानते थे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा। अब ये जो क्रिया होता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कौन कराता है? तो आरएनए का जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है यही एक क्रिया संपन्न कराता है। क्या कराने का? डीएनए का आनुवंशिक सूचना को आरएनए में स्थानांतरित कराने का क्रिया। इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आरएनए का पॉलीमराइज एंजाइम ये क्रिया कराता है। डीएनए में प्रोमोटर हिस्से में इस एंजाइम को बांधने के बाद अब इसको ये एंजाइम कहाँ पे पहले काम करता है? डीएनए के जो प्रोमोटर हिस्सा रहता है उसी वहीं पर ये जाकर काम शुरू करता है। डीएनए का प्रोमोटर हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही यहाँ पे डीएनए का क्या है? प्रोमोटर हिस्सा है। यहीं पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जाकर कार्य शुरू करता है और डीएनए से आरएनए का निर्माण यहाँ से एमआरएनए में सूचना का स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, बांध कर ये काम किया जाता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, यही यहाँ से ये रज्जु को खोलना शुरू कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रज्जु खुलना शुरू हो चुका है। यह क्रिया प्रारंभ होती है, इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। अब ये जो पूरा क्रिया होता है, डीएनए का आनुवंशिक सूचना एमआरएनए में हस्तांतरित करने का, ये 3 प्रोसेस से होता है। ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला होता है प्रोमोटरों में बंधन, मतलब क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और प्रोमोटर तक जाकर क्या होता है? बंधता है। आरएनए श्रृंखला का प्रारंभ, वहाँ से आरएनए श्रृंखला शुरू होता है और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में वृद्धि होता है और लास्ट में ये ट्रांसक्रिप्शन का समापन होता है। तो आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनने लगता है और मतलब एमआरएनए का वहाँ से निर्माण हो जाता है और लास्ट में ये ट्रांसक्रिप्शन का समापन देखने को मिलता है। तो सब एक बार सबका बारे में दिया हुआ है। प्रोमोटर से बंधन एवं आरएनए श्रृंखला का प्रारंभ। पहले प्रोमोटर से बंधन बनाता है, तब जाके आरएनए श्रृंखला का निर्माण होना शुरू होता है। तो दिया हुआ है इसमें कि डीएनए धागे पर जहाँ स्टार्ट सिग्नल्स रहता है उसे प्रमोटर कहते हैं। तो जहाँ पे डीएनए धागे पर स्टार्ट का सिग्नल रहता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट का सिग्नल वहाँ पे इंडिकेट करता है, उसी को हम लोग प्रमोटर के नाम से जानते हैं।
इस हिस्से से नाइट्रोजनी बेसों में एडेनिन एवं थाइमिन अधिक होते हैं। इस हिस्सा में अगर जहाँ पे प्रमोटर होता है वहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ पे एडेनिन और थाइमिन की ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन लगभग 10 पाया जाता है। इंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, अब यहाँ पे ये जो प्रमोटर होता है वहीं पर कौन जाके काम करता है, तो इंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जाके बंध जाता है। इसके अलावा डीएनए पर सही स्टार्ट सिग्नल की पहचान के लिए, अब ये कौन पहचान करता है कि वहाँ पे स्टार्ट सिग्नल ही है, डीएनए का वहाँ पे स्टार्ट सिग्नल है, तो सिग्मा फैक्टर ज़रूर होती है। तो वहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर होता है जो पहचान करता है कि यही डीएनए का स्टार्ट सिग्नल है, तो वहाँ पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। और वहीं पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके बन जाता है। यहाँ से आरएनए चेन बनना भी शुरू हो जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ पे जाके बनता है, वहाँ से आरएनए का निर्माण शुरू होने लगता है। तो आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में वृद्धि, अब ये आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में वृद्धि मतलब धीरे धीरे आरएनए बनने लगता है। आरएनए हमेशा एक ही रज्जु होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के नाइट्रोजन बेसों का सही प्रतिलिपिकरण करता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के नाइट्रोजन बेसों का सही प्रतिलिपिकरण करता है। तो आरएनए जो होता है पॉलीमरेज डीएनए नाइट्रोजन के बेसों का सही प्रतिलिपि करता है, तैयार करता है। और वहाँ से डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड इसमें भाग लेते हैं। अब बेशक अब डीएनए का एक ही स्ट्रैंड रहेगा, इसलिए कि आरएनए बन रहा है। आरएनए हमेशा एक ही स्ट्रैंड रहता है, डबल स्ट्रैंड नहीं रहता है। एमआरएनए की लंबाई में वृद्धि 5 से 3 की ओर होती है। तो लंबाई में वृद्धि 5 से 3 और 1 सेकेंड में लगभग ये 30 न्यूक्लियोटाइड के दर से वृद्धि करता है। तो ये कितना तेज़ी से बनते जाता है, तो 1 सेकेंड में 30 न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता दिए क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है कि उसमें कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड का बात करते हैं तो शर्करा रहता है, शर्करा से फास्फोरस जुड़ा रहता है, फास्फोरस से फिर यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऐसे बहुत सारा श्रृंखला जुड़ा रहता है, तो वैसे ही 30 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला 1 सेकेंड में बना लेता है। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड इसमें बनता है उसको हम लोग ट्रांससाइबर कहते हैं। वह या तो ए या जी होता है। तो पहला वाला में जो नाइट्रोजनी क्षार रहेगा वो कौन सा रहेगा, या तो ए वाला रहेगा या जी वाला रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जो पहला उसमें नाइट्रोजनी क्षार रहेगा वो या तो उसमें ए रहेगा या जी रहेगा। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बढ़ता है, जैसे जैसे आगे की तरफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बढ़ता है आरएनए का निर्माण करने के लिए, वैसे वैसे द्विकुंडलित डीएनए द्विकुंडलित होती जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या बात बोला जा रहा है। होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमको पता है कि ये डीएनए होता है, द्विकुंडलित होता है। डीएनए होता है तो ये द्विकुंड आरएनए बनने के लिए एक स्ट्रैंड होना चाहिए। तो ये क्या होता है, बीच से बॉन्ड टूटते जाता है और एक स्ट्रैंड का निर्माण होते जाता है। और ये धीरे धीरे द्विकुंडलित होके यहाँ से एक डीएनए से 2 आरएनए का निर्माण हो जाता है अलग अलग होके। अब लास्ट में ये समापन का क्रिया होता है, ट्रांसक्रिप्शन का समापन का क्रिया होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का समापन, जब डीएनए का अवस्थित स्टॉप सिग्नल, यहाँ पर एक स्टॉप सिग्नल स्टार्ट सिग्नल था और साथ में अब डीएनए का क्या होता है, स्टॉप सिग्नल होता है, पर आरएनए पॉलीमरेज पहुँचता है। जब स्टॉप सिग्नल पर आरएनए पॉलीमरेज पहुँच जाता है तो एमआरएनए का संश्लेषण रुक जाता है। अब वहाँ से एमआरएनए का बनना बंद हो जाता है। एक टर्मिनेशन फैक्टर रो की सहायता से, अब ये कैसे पहचाना जाता है, तो यह टर्मिनेशन फैक्टर रो रहता है। वहाँ पर भी एक रो था, स्टार्टिंग फैक्टर रो, और यहाँ पर एक टर्मिनेशन फैक्टर रो की सहायता से पहचाना जाता है कि यहाँ पर जो अब है ये स्टॉप सिग्नल है, मतलब यहाँ पर इस एमआरएनए का निर्माण अब बंद करना है। संश्लेषण एमआरएनए डीएनए से अलग हो जाता है और प्रोकैरियोटिक में स्टॉप सिग्नल नाइट्रोजनी बेस ग्वानिन या साइटोसिन। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब जहाँ पे स्टॉप होता है वहाँ पे नाइट्रोजनी बेस या तो ग्वानिन हो सकता है या साइटोसिन हो सकता है। थोड़ा देर पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे कि जहाँ पे स्टार्टिंग होता है वहाँ पे एडेनिन या ग्वानिन हो सकता है। जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार क्या हो सकता है, एडेनिन या ग्वानिन हो सकता है। और जहाँ पे स्टॉप होता है वहाँ पे ग्वानिन या साइटोसिन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ट्रांसक्रिप्शन के समापन के समय ऐसा देखने को मिलता है। आगे दिया हुआ है, केंद्रक में पूरक एमआरएनए का निर्माण हो आगे के बाद डीएनए से बंद
बंधे नहीं रहते हैं और आसानी से केंद्रक भित्ति के केंद्रक के द्वारा बाहर निकलकर कोशिका द्रव में राइबोसोम में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे जैसे ही कि mRNA का निर्माण होता है, वो वहाँ पे निर्माण होने के बाद वो केंद्रक में बंधा हुआ नहीं रहता है, वो कहाँ पे पहुँच जाता है, तो कोशिका द्रव में पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाता है, तो कोशिका द्रव में पहुँच जाता है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की अगली क्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पर अब प्रोटीन संश्लेषण की अगली क्रिया शुरू होगा। अब यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होगा। जैसे ही mRNA कहाँ पे पहुँच गया, तो mRNA में कोशिका द्रव में पहुँच गया, तो वहाँ पर ही क्या होता है, वहाँ पे जाकर यहाँ पे अब प्रोटीन का निर्माण करना ये शुरू करेगा सूचना को लेकर के। तो mRNA जब ख़त्म हो जाता है तो राइबोन्यूक्लियो एंजाइम इसे नष्ट कर देता है। जब mRNA ख़त्म हो जाता है तो इसे राइबोन्यूक्लियो एंजाइम जो होता है वो इसको नष्ट कर देता है। अब यूकेरियोटिक में अगर बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 अलग अलग प्रकार के mRNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो डीएनए के सर्वप्रथम हेट्रोजीनियस आरएनए बनाते हैं। इसके रूपांतरण से पुनः mRNA बनता है। अब वहाँ पे अगर यूकेरियोटिक में बात करेंगे तो वहाँ पर भी mRNA का निर्माण होता है। और ऊपर में हम लोग बात जो कर रहे थे प्रोकैरियोटिक, हमें पता है कि 2 टाइप का कोशिका होता है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ज़्यादातर बैक्टीरिया या किसी विषाणु वगैरह में पाए जाते हैं जो कि बहुत पुराने जीवों में पाया जाता है। उसका जो केंद्रक होता है, उसका केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली आवरण नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोटिक हम लोगों के शरीर में पाया जाता है या बड़े बड़े जीव जंतु के शरीर में पाया जाता है। लगभग जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है जिसमें केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाया जाता है। अब बात यहाँ पर होगा कि mRNA का निर्माण हो गया। mRNA सूचना लेकर डीएनए से कहाँ पे पहुँच जाता है, कोशिका द्रव में पहुँच जाता है। कोशिका द्रव में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन के निर्माण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में कि प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। ट्राई करते हैं, खत्म हो पाता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि mRNA क्या करता है, तो mRNA डीएनए का निर्माण करता है। जो अब mRNA होता है वो डीएनए का निर्माण करता है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, जो mRNA होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वो किस प्रकार से करता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। mRNA में उपस्थित आनुवांशिक सूचना, जो mRNA में अब जो आनुवांशिक सूचना है, अनुरूप अमीनो अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण करता था। अब वही अमीनो अम्ल वहाँ पर जो बनेगा वो प्रोटीन का संश्लेषण शुरू करता है। यह क्रिया राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है। mRNA का एक कोडॉन जो 3 नाइट्रोजनी बेस ट्रिपलेट एक बार एक संदेश 5' किनारे से 3' की ओर अग्रसित रहता है। तो ये जो mRNA जो एक कोडॉन होता है, इसमें हमेशा पता है कि 3 नाइट्रोजनी छाड़ रहता है एक कोडॉन में, और यही क्या करता है 5' से 3' के ओर शुरू होता है। किसी अमीनो मतलब यही एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। किसी अमीनो अम्ल का कोशिका द्रव्य से mRNA तक लाने के लिए खास tRNA होते हैं। अब देखो ये जो कोडॉन होता है, नाइट्रोजनी क्षार का जो ये कोडॉन होता है, ये कौन लेके आता है, इसको लाने के लिए, इसको अमीनो अम्ल तक लाने के लिए, यहाँ तक mRNA तक लाने के लिए इसको tRNA की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें मौजूद एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन के पूरक होते हैं। mRNA के कोडॉन के क्या होंगे, पूरक होंगे। इस प्रकार एक के बाद दूसरे अमीनो अम्ल राइबोसोम में विशिष्ट स्थान पर आते रहते हैं एवं अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनाते हैं, और इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और इस जटिल क्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर सिंपल चीज़ें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग अमीनो अम्ल के कोशिका द्रव mRNA में लाने के लिए, अमीनो अम्ल के कोशिका द्रव से mRNA में लाने के लिए, अमीनो अम्ल के जो कोशिका द्रव होता है उसको mRNA तक लाने के लिए एक हम लोग को खास RNA का यूज करते हैं। कौन सा, tRNA का। ध्यान समझिएगा, जो अमीनो अम्ल होता है उसको कोशिका द्रव्य तक लाया जाता है। कोशिका द्रव्य में किस लिए, mRNA तक लाने के लिए। अब देखो होता क्या है कि अगर ये कोशिका है, कोशिका द्रव्य में अभी क्या है, तो कोशिका द्रव्य में mRNA है, कोशिका द्रव्य में क्या है, mRNA है।
अब mRNA कोशिका द्रव्य में है, और ऑब्वियस है कि जब mRNA कोशिका द्रव्य में है, अब यहाँ पे अमीनो अम्ल आएगा तभी जाकर प्रोटीन का निर्माण होगा। अमीनो अम्ल को लाएगा कौन? तो tRNA लाएगा। कौन लाएगा? तो tRNA लेकर अमीनो अम्ल को आएगा। tRNA ही क्या करता है? अमीनो अम्ल को mRNA के पास लेके आता है, और इससे जोड़ने के लिए अब यहाँ पे जो कोडॉन होता है, अब देखो यहाँ पर कोडॉन का बात हो रहा है, तो हम अवश्य कि कोडॉन में 3 हिस्सा रहता है। तो एक में कोडॉन रहता है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है एक में कोडॉन होता है, एक में एंटी कोडॉन होता है, मतलब एक का विपरीत दूसरा रहता है। जैसे मान लो अगर AGC है, तो हमको पता है ए के साथ कौन जुड़ता है? तो ए के साथ थायमिन जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर थायमिन के जगह यूरोसिल होता है, तो यहाँ पर यू आएगा। और जी के साथ कौन जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है, तो यहाँ पर सी आएगा। और यहाँ पर सी के साथ कौन जुड़ता है? जी जुड़ता है। तो इसको अगर कोडॉन कह रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी कोडॉन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी कोडॉन कहेंगे, तभी जाके एक दूसरे के साथ ये जुड़ता है। अब ये निम्नलिखित चरणों में बांट कर इसका कैसे निर्माण होता है उसके बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो 30S लिखा हुआ है ना, ये राइबोसोम mRNA का 30S राइबोसोम से जुड़ता है। अब ये राइबोसोम का साइज़ दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। राइबोसोम का साइज़ को इसी तरह से मापा जाता है। तो mRNA का 30S राइबोसोम से जुड़ता है। जो mRNA होता है वो सबसे पहले 30S राइबोसोम से जुड़ता है, 30S राइबोसोम से जुड़ता है। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम छोटा सब यूनिट 30S एवं 12 सब यूनिट 50S होती है। तो राइबोसोम का आकार अगर बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो 30S से लेके छोटा में 30S रहेगा, 12 में ज़्यादा 50S देखने को मिलता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद संश्लेषित mRNA केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आता है। वही ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है तो mRNA हम लोग देखे भी थे कि कहाँ पे आता है, तो कोशिका द्रव्य में आता है। एवं F2 प्रोटीन फैक्टर की उपस्थिति में राइबोसोम S30 सब यूनिट से बन जाता है। तो वही है कि प्रोटीन फैक्ट्री की उपस्थिति में राइबोसोम जो होता है 30S सब यूनिट से बन जाता है वहाँ पे, और वहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है अमीनो अम्ल का सक्रियण। अब अमीनो अम्ल सक्रियण होगा तभी जाके यहाँ पे अमीनो अम्ल mRNA दोनों काम कर रहे हैं प्रोटीन का निर्माण करने में। कोशिका द्रव्य में 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल निष्क्रिय होता है। तो हम लोग पहले तो जानते हैं कोशिका द्रव्य में कितना प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, तो 20 प्रकार का होता है। इनिशियली ये सब के सब क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जो ATP के द्वारा इंजाइम अमीनो एसाइल RNA सिंथेज की उपस्थिति में सक्रिय होता है। अब यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, अब यहाँ एक इंजाइम होता है। कौन सा इंजाइम होता है? तो अमीनो एसाइज RNA सिंथेज, ये एक इंजाइम होता है। इसी के उपस्थिति में जो अमीनो अम्ल निष्क्रिय था विषों के विषों, वही इसको क्या करता है? सक्रिय बनाता है, एक्टिव करता है। इस क्रिया से अमीनो एसाइल AMP इंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। तो ये इंजाइम में कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है? तो AMP पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम इंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यही इंजाइम क्या करता है? जो अमीनो अम्ल होता है उसको सक्रिय बनाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अमीनो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अमीनो अम्ल को सक्रिय बना देता है। क्योंकि अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, इसके अनुरूप 20 प्रकार के इंजाइम भी होते हैं। अब देखो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को एक्टिव बनाने के लिए 20 प्रकार के इंजाइम ही पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को एक्टिव बनाने के लिए 20 प्रकार के इंजाइम इसमें पाया जाता है। यानी हर एक अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग इंजाइम होता है। उसको एक्टिव करने के लिए हर एक इंजाइम को एक्टिव करने के लिए अलग अलग इंजाइम की सहायता लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही इंजाइम से 20 अमीनो अम्ल एक्टिव हो जाए। सक्रिय अमीनो अम्ल का tRNA पर हस्तांतरण। सबसे पहले जो कार्य होता है, जो अमीनो अम्ल सक्रिय हो गया उसको किसके ऊपर भेजा जाता है? तो tRNA के ऊपर भेजा जाता है। इसलिए यही लेके जाता है कहाँ पे? mRNA के पास। यही लेके जाता है अमीनो अम्ल को mRNA के पास। तो ये सबसे पहले जो सक्रिय अमीनो अम्ल होता है tRNA के पास भेजा जाता है। ऊपरी लिखित चरण में बने अमीनो एसाइल
AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स अब विशेष tRNA के प्रतिक्रिया पर अमीनो अम्ल को tRNA के 3' के स्थानांतरित कर देता है। इस क्रिया के बाद AMP-A1 एंजाइम मुक्त हो जाता है। जैसे इसको इस अमीनो अम्ल को, जो ये एंजाइम होता है, इस अमीनो अम्ल को किसके ऊपर, tRNA के 3' के ऊपर अगर ये आकर स्थानांतरित कर देता है तो ये एंजाइम इससे फिर क्या होता है, छुटकारा पा लेता है, इसका काम खत्म हो जाता है, तो फिर ये इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका काम ही था कि इसका अमीनो अम्ल को एक्टिव करना और tRNA पर इसको लेके जाना या tRNA पर इसको जोड़ना, और इसको जब जोड़ देता है तो जोड़ने के बाद ये अपने आप को अलग कर लेता है। 20 अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के tRNA होते हैं। अब देखो 20 अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए 20 प्रकार के tRNA दिया जाता है। यह ध्यान रखने योग्य है कि एक खास अमीनो अम्ल के लिए एक खास एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, मतलब सब अमीनो अम्ल के लिए सब अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, और एक खास प्रकार के tRNA का भी आवश्यकता पड़ता है। मतलब 20 प्रकार के tRNA की आवश्यकता पड़ता है और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का भी 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता ही है, और साथ साथ 20 प्रकार के एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ता है अमीनो अम्ल को tRNA तक स्थानांतरित करने के लिए। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के प्रारंभ। जब ये पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण का प्रारंभन होता है, ये जब बनता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, तो प्रोकैरियोटिक में यह क्रिया हमेशा मिथियोनिन अमीनो अम्ल से शुरू होती है। तो ये कहाँ से, अमीनो अम्ल का 20 प्रकार होता है, तो कौन अमीनो अम्ल से ये प्रक्रिया शुरू होता है, जो मिथियोनिन अमीनो अम्ल होता है वहीं से शुरू होता है। सामान्य जो कोडॉन होता है, तो ये कौन कोडॉन से शुरुआत होता है, तो AUG से शुरुआत होता है, ये GUG से शुरुआत होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जो कोडॉन से आज शुरुआत होता है। मिथियोनिन अमीनो अम्ल के अमीनो ग्रुप में मॉर्फाइल ग्रुप CHO के जुट जाने से यह फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन कहलाता है। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप खाली रहता है और यूकेरियोटिक में साधारण मिथियोनिन रहता है, वहाँ फॉर्मल ग्रुप नहीं बनता है। अब देखो ये अलग अलग प्रक्रिया होता है, तो इसमें कुछ जो बातें याद रखने वाला है कि पहले ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण होता है, शुरुआत जो होता है ये यूकेरियोटिक में कौन सा कोडॉन से होता है, AUG से होता है या GUG से भी देखने को मिलता है। योगदान होता है और राइबोसोम 50S सब यूनिट अपने 30S सब यूनिट में जुट जाते हैं और पुनः राइबोसोम 70 प्रोकैरियोटिक और 80S यूकेरियोटिक बन जाते हैं। अब जो ये राइबोसोम में बनता है तो वो जुड़कर 50 और 30 जुड़कर या तो 70 या 80, मतलब प्रोकैरियोटिक होगा तो 70S वाला बनेगा, और अगर यूकेरियोटिक होगा तो 80S वाला का निर्माण करता है। इसमें खास नहीं है। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबाई में वृद्धि, अब धीरे धीरे उसका लंबाई बढ़ते जाता है, तभी जाकर तो वहाँ पर निर्माण होते जाएगा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन की वृद्धि होते जाता है। आगे वही चीज़ दिया हुआ है, पहला अमीनो अम्ल कॉम्प्लेक्स राइबोसोम A साइट पर होता है लेकिन अंत में P पर पहुँचता है। तो ये कहाँ शुरू होता है, A साइट पर होके P तक ये पहुँचता है। तो सिंपली ये, अब यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो बता दी है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे होता है, सबसे पहला चीज़ ध्यान में क्या रखना है। तो यहाँ से फिर से एक बार सब चीज़ क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग 6 पॉइंट तक एक ही बार में समझा देते हैं आप लोग को। तो होता क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीएनए से सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है, mRNA का निर्माण हो रहा है। mRNA कर क्या रहा है कि डीएनए का जो आनुवंशिक सूचना है उसको लेकर रख ले रहा है। डीएनए का आनुवंशिक सूचना को ये लेकर रख ले रहा है और ये कहाँ पे पहुँच जा रहा था, पहले तो ये तो कोशिका केंद्रक में था, बाद में इसके कोशिका द्रव्य में यहाँ पे पहुँच जा रहा है mRNA। अब यहाँ से प्रोटीन का निर्माण करना है, तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जो अमीनो अम्ल होता है, जो अमीनो अम्ल होता है वो और mRNA मिलकर ही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अमीनो अम्ल जो होता है वो mRNA के पास, मतलब यहाँ पर अगर mRNA है तो यहाँ पर ये कैसे पहुँचता है, तो इसके पहुँचाने के लिए एक सहायता लिया जाता है, किसका, tRNA का, किसका, tRNA का।
टीआरएनए की सहायता से ही क्या होता है, यहाँ पे पहुँचा जाता है। टीआरएनए क्या करता है, इससे अमीनो अम्ल से पहले जुड़ता है, या अमीनो अम्ल को बोल सकते हैं, अमीनो अम्ल किससे जुड़ता है, टीआरएनए से जुड़ता है। इसके लिए एक यहाँ पे एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ता है, और 20 अमीनो अम्ल होते हैं तो 20 प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, और इससे ये आकर जुड़ जाता है। 20 अमीनो एक कर करके जुड़ता है, एक जुड़ेगा ये ले जाकर एमआरएनए के पास पहुँचा देगा, एक जुड़ेगा फिर एमआरएनए के पास पहुँचा देगा। और ये सारा क्रिया कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है, और राइबोसोम में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये क्रिया बार बार होते जाता है, 20 अमीनो अम्ल इसी प्रकार से आता है और एमआरएनए के पास चला जाता है, और वहीं पर जाकर क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करते रहता है, और यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तब आगे हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, उत्परिवर्तन का, प्रोटीन संश्लेषण का प्रभाव। उत्परिवर्तन में भी प्रोटीन संश्लेषण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रोटीन संश्लेषण के भी प्रभाव से भी उत्परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे डीएनए के कारण हम लोग डीएनए जो कोडॉन होता है, जो कोड होता है, उसके जेनेटिक कोड में अंतर आने के कारण उत्परिवर्तन होता है।